आह, मेरा सिर। शिवांश ने आह भरकर अपने सिर के पीछे वाले हिस्से को सहलाया जिसमें दर्द था। शिवांश जिस जगह पर था वो जगह किसी गुफा जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वहां पर सूरज की रोशनी काफी समय से नहीं आई हो। उस अंधेरे से भरे हुए कमरे में सूरज की बस एक या दो किरणें ही आ रही थी, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो हवा में कुछ सांप जैसे जीव तैर रहे हों। शिवांश जमीन पर से उठकर खड़ा हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसने एक पल के लिए चारों ओर देखा। तभी अचानक से हवा में तैरती हुई कुछ आकृतियां प्रकाश की एक किरण में तब्दील होने लगीं और उसकी भौहों के बीच समा गईं। एक पल के लिए शिवांश अपनी यादों के अनगिनत अंशों को महसूस कर पा रहा था। दरअसल शिवांश के भाई वेंकट ने उससे जलन के कारण उसको एक ऊंची पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया था, जिसके कारण शिवांश एक गुफा में जाकर गिर गया था। शिवांश ने उस गुफा में जब चारों ओर देखा तब वहीं पास में उसे एक पत्थर की मेज दिखी। वो मेज काफी पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ा। पास जाकर उसने देखा कि वहां पर एक लकड़ी का डिब्बा भी रखा हुआ था। उसे देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो डिब्बा उस जगह पर कई सालों से रखा हुआ है। उसकी सतह पर कई दरारें आई हुई थी और वो डिब्बा धूल और मिट्टी में लथपथ था। पहले तो शिवांश ने उस लकड़ी के डिब्बे को थोड़ा हिचकिचाते हुए देखा, फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसने डिब्बे को खोल दिया। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसमें से एक गोलाकृति की रोशनी बाहर निकल कर आएगी। शिवांश ये सब देखकर हैरान था। अचानक से वो रोशनी शिवांश की आंखों के बीच वाले हिस्से में जाकर समा गई। लेकिन शिवांश को कुछ खास अलग महसूस नहीं हुआ। वो ये साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसके दिमाग में उस गोलाकृति रोशनी ने अंदर प्रवेश कर लिया है। वो सिर्फ अपने सिर में एक ठंडक भरे एहसास को महसूस कर सकता था, जिसके कारण उसका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। उसको ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया और अजूबा था, जिसको बयां कर पाना बेहद मुश्किल था। उस गुफा में अब हर तरफ रोशनी हो गई थी। ज्यादा दूर नहीं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के आसपास रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई थी, जिस पर शिवांश का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा था। शिवांश थोड़ी देर के लिए उसी जगह पर खड़ा रहा। तभी अचानक उसके दिमाग में से एक आवाज आई, सार्वभौमिक संश्लेषण प्रणाली लागू हो गई है। शिवांश दंग रह गया और हड़बड़ाते हुए बोला, क्या? कौन? ये किसकी आवाज है? तभी दिमाग में फिर वो आवाज आई, टैलेंट सिस्टम लोड हो रहा है। टैलेंट सिस्टम की लोडिंग पूरी हुई। विघटन शक्ति लोड हो रहा है। विघटन शक्ति की लोडिंग पूरी हुई। उसके सिर में उसे एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। ये सब क्या है? उसने कहा। शिवांश को अंदाजा भी नहीं था कि अभी उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन हां, उसे कुछ संदेह जरूर हो रहा था। इस दुनिया में सभी इस शक्ति के अधीन हैं। कुछ लोग इस शक्ति को समझ लेते हैं और उसकी साधना में जुट जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से किसी भी व्यक्ति का शरीर मजबूत हो सकता है और उसका जीवन सुखद और लंबा हो सकता है। ये एक प्रकार की साधना है जो हर कोई कर सकता है। बुद्धिमान लोग इसकी साधना करते हैं और आसानी से पहाड़ों जैसे जीवन को समतल समुद्र सा कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आकाश या पृथ्वी में विभाजित ना किया जा सकता हो। ऐसी शक्ति लोगों को मार भी सकती है। वो किसी भी इंसान की हड्डियों को चूरे में बदल भी सकती है। शिवांश ने खुद को संभाला और शांत किया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे कुछ विरासत में मिल गया हो। गुफा में हुए उस अनुभव के बाद उसे समझ में आया कि अगर उसका हाथ
किसी भी चीज से स्पर्श करेगा तो वो अपने मन को उसे टुकड़ों में बांटने का आदेश दे सकता था, यानी कि उस चीज को विघटित कर सकता था, जिसके बदले उसको कुछ पॉइंट्स हासिल होंगे। उन पॉइंट्स के बदले वो कई प्रकार के उपकरण हासिल कर सकता है जिससे उसकी मदद होगी। शिवांश ने फिर उस गुफा को अच्छे से देखा। उसने पाया कि वो गुफा अजीब चीजों से भरी पड़ी है, जिसके बारे में उसने पहले ना तो कभी सुना था ना ही देखा था। वो उन सभी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, साथ ही इस सोच में भी था कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या रास्ता होगा। इन्हीं सब बातों की उधेड़बुन में पड़े शिवांश की आंखों के सामने सफेदी सी छाने लगी और उसने अपनी सोच को वहीं कहीं बीच में ही छोड़ दिया। जब थोड़ी देर बाद शिवांश ने दोबारा आंखें खोलीं तो वो दंग रह गया। उसने अपने आप को फिर से उसी जगह पाया जहां पर वो आखिरी बार अपने सिर के पिछले हिस्से के दर्द से परेशान था, और उससे भी बड़ी बात कि अब वो चारों ओर देख सकता था। जब शिवांश ने अपने आसपास देखा तो उसने खुद को एक औषधीय पहाड़ के ऊपर पाया, जो कि नायर परिवार के घर से ज्यादा दूर नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही शिवांश के भाई वेंकट ने उसे देखा और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वेंकट ने कुछ खींचते हुए शिवांश से कहा, वाकई तुम्हारी काफी लंबी उम्र है, तुम अभी भी जिंदा हो। खैर, इस बार भगवान भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएंगे, इसलिए आज फिर तुम मेरे सामने आ गए। इस बार तुम बच नहीं सकते, तुम्हें मरना ही होगा। ये बोलते ही लंबे से वेंकट ने अपनी म्यान से एक लंबी तलवार निकाली और उस पर सीधा वार किया। बिना समय गंवाए वेंकट शिवांश को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता था, इसलिए उसने सीधा शिवांश के सीने पर वार करना चाहा। शिवांश ने अपने बचाव में अपने हाथ को आगे कर दिया, जिससे उसका हाथ उस तलवार की धातु को छू गया, जिससे फिर से शिवांश को अपने सिर में वो आवाज सुनाई दी। ये धातु को छुए जाने की आवाज थी। क्या आप इसे टुकड़ों में करना चाहेंगे? जैसे ही शिवांश के हाथ से वो तलवार टकराई, एक पल में ही वो तलवार राख के ढेर में तब्दील हो गई। लेकिन शिवांश के दिमाग में वो आवाज लगातार आ रही थी, क्या सच में ये काम करता है? शिवांश आश्चर्यचकित होकर सोच रहा था। वेंकट शिवांश की दूसरी ओर था और उसने गुस्से से चिल्लाकर उसे आवाज दी, शिवांश, वो तलवार कहां गई? मैं बता रहा हूं कि वो तलवार कोई साधारण नहीं, बल्कि वो सैकड़ों वर्षों से हमारे नायर परिवार को विरासत में मिली तलवार थी। हम बीते समय में एक शिल्पकार से मिली कुछ धातुओं से बड़ी उस्तादी की कलाकृतियां बनाते थे। वेंकट गुस्से से लाल था और शिवांश पर लगातार दहाड़े जा रहा था। वहीं इस बार शिवांश भी गुस्से में था। वो सोच में था कि उस पुश्तैनी तलवार के केवल 10 अंक ही थे। अचानक कुछ दूर से किसी के कदमों के चलने की आहट सुनाई दी। सफेद दाढ़ी और सीधे शरीर वाला एक बूढ़ा आदमी उन दोनों की तरफ बढ़े चले आ रहा था। यह आदमी रामानंद थे, जो कि नायर परिवार के सबसे बड़े सदस्य थे। जब वेंकट ने रामानंद को देखा तो वो जल्दी से दौड़कर उनके पास गया और सब कुछ उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा। यह कहना गलत ना होगा कि उसने आग में घी डालने का काम किया, जिससे वो शिवांश को रामानंद के जरिए और नुकसान पहुंचा सके। इसके बाद वेंकट ने गुस्से से शिवांश की तरफ देखा और गंभीर आवाज में उससे कहा, बेवकूफ लड़के, तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब जल्दी बताओ वो तलवार कहां है? शिवांश हैरान था। उसने मासूमियत से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि वो तलवार आखिर गई किधर। इतना सुनते ही फिर वेंकट ने दूसरी तलवार निकाली और उस पर वार किया। वहीं शिवांश ने भी अपने बचाव में उस तलवार को अपने हाथों से रोक लिया। रामानंद नायर परिवार में सबसे बड़े और पुराने ख्यालातों के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी पकड़ी और शिवांश की तरफ देखकर बोले, मैं बता दूं तुम्हें, वो तलवार पूरे कोचीन शहर की
सबसे अच्छी तलवार थी। उस तलवार की बदौलत ही हम शहर के बाकी परिवारों से ज्यादा ताकतवर थे और हम उनसे लड़ने में सक्षम थे, और तुमने ऐसी तलवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। जब शिवांश ने रामानंद से भी बुरा भला सुना तो वो अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। उसने आवेश में आकर बोला, ठीक है, मैं 3 दिन के अंदर इससे बेहतर तलवार लाकर आपको सौंप दूंगा। रामानंद ने शिवांश की बातों का पहले तो मजाक उड़ाया और फिर कहा, मात्र 3 दिन? तुम उस तलवार को सिर्फ 3 दिन में बना सकते हो? शिवांश, तुमको क्या लगता है कि तुम कहीं के जीनियस हो? तुम किसी काम के नहीं हो। तुमसे ज्यादा अच्छे तो नायर परिवार के नौकर हैं। कम से कम वे खेती में तो हाथ बटाते हैं। लेकिन चलो, मैं तुमको 3 दिन देता हूं। अगर तुमने 3 दिन में वो तलवार वापस नहीं दी तो मुझे मेरे बुरे बर्ताव के लिए दोष मत देना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहने के बाद रामानंद वहां से निकलने को तैयार थे। तभी वेंकट थोड़ा घबराया और अपनी बनावटी आवाज में बोला, हम इतनी आसानी से इसे नहीं जाने दे सकते। दरअसल वेंकट को डर था कि शायद शिवांश फिर से जिंदा बच जाएगा और कहीं फिर से उसे वही जिल्लत भरी जिंदगी जीनी न पड़ जाए। इसलिए वो शिवांश को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। रामानंद ने वेंकट की ओर गंभीरता से देखा, जिसके बाद वेंकट की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उस जगह को छोड़ने से पहले वेंकट ने शिवांश को अपनी निर्दयी आंखों से देखा, जैसे कि मानो वो उसे आंखों ही आंखों से खा जाना चाहता हो। लेकिन उसके हाथ रामानंद द्वारा जकड़े हुए थे। वेंकट ने अपना पूरा जाल शिवांश के लिए बिछा दिया था, जिससे निकलना शिवांश के लिए बेहद मुश्किल था।